नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। और शुरू हो चुका है देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन, खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको दिन भर की चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों के मायने भी समझाते हैं। खबरों को समझेंगे, लेकिन उसके पहले आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरें जिनके बारे में हम आपको बताएंगे और उसके खबर के मायने भी समझाएंगे। सबसे पहले बुलेटिन में बात होगी लालू परिवार में खेमे बंदी की खबर, आपको समझाएंगे। दूसरी खबर समझिए, एनडीए है अटूट, विपक्ष कितना मजबूत। तीसरी खबर होगी मैया सम्मान योजना के नाम पर घालमेल जो चल रहा है उसके मायने आपको बताएंगे। और छत्तीसगढ़ से बंगाल कैसे पहुंचा बाघ, ये भी बताएंगे। और सबसे पहले बात, लालू परिवार पर जेडीयू ने बड़ा हमला बोला है। जेडीयू नेताओं का कहना है कि लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, मीसा भारती सबके अलग अलग खेमे हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद के बोलने पर रोक लगा दी है। पिता की आवाज को रोका गया तो बेटी जवाब दे रही है। बीजेपी ने भी लालू परिवार के तालमेल पर सवाल उठाए हैं, जिस पर आरजेडी की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। नीतीश जी को बुलाने की क्या आवश्यकता है, वो खुद भी आ सकते हैं। कोई भी अगर कोई सोच रहा हो कुछ होने जा रहा है तो आप एकदम नहीं होने जा रहा, आप सीधे चुनाव होगा। लालू प्रसाद आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनकी पत्नी राबड़ी देवी आरजेडी की एमएलसी और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं। बड़ी बेटी मीसा भारती सांसद हैं। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव विधायक हैं और छोटे बेटे तेजस्वी यादव विधायक के साथ साथ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। अब तक लालू प्रसाद पर परिवारवाद का आरोप लगता रहा है, लेकिन अब जेडीयू की ओर से परिवार में ही खेमेबाजी का आरोप लगाया गया है। सबके अलग अलग खेमे हैं और इन सब में होड़ मची है कि किसी न किसी बहाने बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नाम का जाप करते हुए अपनी पार्टी के लिए कोई आधार वो ढूंढ पाए। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तो यहां तक कह दिया कि तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद के बोलने तक पर रोक लगा दी है। पिता की आवाज को रोका गया तो बेटी जवाब दे रही है। परिवार में आपसी विवाद है। लालू जी राजनीतिक नजरबंद है। जेडीयू के साथ बीजेपी ने भी लालू फैमिली के तालमेल पर सवाल खड़े किए हैं। पूरे परिवार में अलग अलग दिन अलग अलग परिवार के लोगों को सपना आता है। किसी दिन पिताजी को आता है, किसी दिन पुत्री जी को आता है। जेडीयू बीजेपी की ओर से लालू परिवार के तालमेल पर सवाल उठाए गए तो आरजेडी की ओर से पलटवार भी किया गया। कहीं विरोधाभास नहीं है, बस एक ही चीज का आभास है कि चुनाव के लिए हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता प्रतिपक्ष जा चुके हैं। क्या लालू परिवार में मतभेद है? ये कयासबाजी तब शुरू हुई जब लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को साथ आने का न्योता दिया, जिसे कुछ ही देर में तेजस्वी यादव ने नकार दिया। फिर मकर संक्रांति के दिन मीसा भारती ने नीतीश कुमार को अभिभावक बताते हुए दरवाजे खुले होने की बात कही, जिसे कुछ ही देर के अंदर तेजस्वी यादव ने फिर से नकार दिया। अब इसी बात पर जेडीयू और बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार, रवि एस नारायण और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो लालू परिवार या कहें कि आरजेडी में खेमेबंदी के आरोप को हम आपको समझाएं, उसके पहले आप ये जान लीजिए कि सक्रिय राजनीति में लालू प्रसाद के परिवार से कौन कौन शामिल है। सबसे पहले लालू प्रसाद, जो कि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी, जो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें लालू फैमिली से, तो उनकी बड़ी बेटी जो कि मीसा भारती हैं, वो सांसद हैं। और हम आपको एक एक करके बता रहे हैं लालू परिवार में कौन कौन सक्रिय अभी राजनीति में एक्टिव है। और देखिए, लालू प्रसाद के बड़े बेटे जिनका नाम तेज प्रताप यादव है, वो भी आरजेडी के विधायक हैं। लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी यादव, जो कि आरजेडी के विधायक हैं और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। अब लालू परिवार में खेमेबंदी के आरोप को हम आपको समझाते हैं।
दरअसल इसकी शुरुआत हुई लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को लेकर कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था। लालू प्रसाद ने कहा था कि नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। माना यह जा रहा था कि यह बयान एक तरह से नीतीश कुमार को आरजेडी के साथ आने का ऑफर है। दरअसल उन्हीं दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान के बाद कयासबाजी तेज हो गई थी कि बीजेपी और नीतीश कुमार के रिश्ते ठीक नहीं हैं। राजनीति के माहिर खिलाड़ी लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार के लिए पॉजिटिव बयान दे दिया, लेकिन उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं। जब सवाल तेजस्वी यादव से इसको लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दरवाजे बंद हैं। और इसके बाद लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती ने मकर संक्रांति के दिन कहा कि नीतीश जी हमेशा के लिए उनके लिए दरवाजा लालू परिवार का खुला हुआ है। अभी मीसा भारती के बयान पर कयासबाजी चल ही रही थी कि तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से कह दिया कि अब कोई खेला नहीं होगा। अभी इन्हीं बयानों को लेकर जेडीयू के नेता निशाना साध रहे हैं। जेडीयू नेताओं का कहना है कि लालू परिवार में अलग अलग खेमेबंदी चल रही है। हालांकि आरजेडी की ओर से इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया गया है, लेकिन अब जेडीयू के नेता इन्हीं बयानों को आधार बनाकर आरजेडी पर हमलावर हैं और साथ ही साथ कई आरोप लगा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर ही करेंगे। बिहार एनडीए का अब तक का सबसे बड़ा चुनावी अभियान आज से शुरू हो गया। बगहा से एनडीए के संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन का आगाज हुआ। कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं का जबरदस्त उत्साह दिखा। सम्मेलन के मंच से एनडीए नेताओं ने विधानसभा चुनाव को लेकर हुंकार भरी। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। जय एनडीए, जय एनडीए, जय एनडीए। बिहार में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन का आगाज हो गया। बगहा से एनडीए ने 2025 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया है। कार्यकर्ता सम्मेलन में जेडीयू के घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। सम्मेलन में एनडीए नेताओं ने चट्टानी एकता दिखाई। एनडीए नेताओं ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। डबल इंजन की सरकार में बिहार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 में जीत का नया रिकॉर्ड बनाने के दृढ़ निश्चय के साथ कार्यकर्ता जुट गए हैं। जो अपार भीड़ इस ठंड में भी मौजूद है, ये नीतीश कुमार के प्रति, उनके नेतृत्व के प्रति, विकास के प्रति, नरेंद्र मोदी जी के प्रति, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और हमारे उपेंद्र कुशवाहा के प्रति जनता का अपार प्यार देख रहा है। ऐतिहासिक हुआ ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन जो है एनडीए का जो आज आगाज हुआ, काफी हमें खुशी है और बहुत अच्छा हुआ। कार्यकर्ताओं का भारी जनसैलाब था। ये कार्यकर्ता सम्मेलन था, लेकिन देखिए किस तरह से ये आम सभा में परिवर्तित हो गया। ये इससे दर्शाता है पांचों दल के कार्यकर्ता एकजुट हैं और आपसी सामंजस्य बना करके लड़ाई शुरू हो गई। बहुत ही अच्छा रहा। बगहा में जो कार्यक्रम एनडीए का रहा, काफी उत्साहवर्धक रहा। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया और एकजुटता की तो मिसाल कायम हो गई है। निश्चित रूप से 2025 में जो 225 का लक्ष्य है वो 2025 के पार ही होगा, नीचे नहीं। ऐतिहासिक जीत के संकल्प को लेकर एनडीए ने 2025 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। 2025 में एनडीए ने 225 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में एनडीए की अपने मजबूत किले को और भी मजबूत करने की तैयारी है। बगहा से न्यूज 18 के लिए संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ मुन्ना राज की रिपोर्ट। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक तरह से दोनों ही गठबंधनों की टीम करीब करीब तैयार है। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, आरवी, हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम, तो दूसरी ओर महागठबंधन है जिसमें कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट की पार्टियां हैं। अब आप खबर तो समझिए। सिर्फ एनडीए की अगर हम बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि बीजेपी, सीएम नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी आरवी, जीतन राम मांझी की हम
और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLM शामिल है। मतलब ये कि 2025 के लिए ये एनडीए की फाइनल टीम है। माना जा रहा है कि एनडीए का ये कॉम्बिनेशन अपराजय है। तो अब ये समझना जरूरी है कि कॉम्बिनेशन अपराजय कैसे है। तो इसको समझने के लिए ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी होगा। सबसे पहले 2024 चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 30 और इंडिया गठबंधन को 9 सीट मिली। पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीते, तो इंडिया गठबंधन के समर्थन में पप्पू यादव हैं। 2024 के रिजल्ट को अगर विधानसभा वाइज देखा जाए तो उन आंकड़ों को देखकर पता चलता है कि 2024 में बिहार की 243 विधानसभा की सीटों में से 173 विधानसभा क्षेत्र में एनडीए को बढ़त मिली, जबकि महज 63 विधानसभा के क्षेत्र में इंडिया गठबंधन को बढ़त मिली थी। 2024 लोकसभा चुनाव का रिजल्ट जो रहा, एनडीए के अपराजय कॉम्बिनेशन को अब आप समझिए, जिसमें हम आपको बता रहे हैं। देखिए 2024 में किस गठबंधन को कितने वोट प्रतिशत मिले। अगर हम इसकी बात करें तो एनडीए को 45.47% वोट मिले थे। इंडिया अलायंस को 36.51% वोट मिला था। इसके साथ ही जिस तरीके से हमने आपको बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो आंकड़े रहे विधानसभा वाइज, उसमें भी एनडीए को बढ़त देखने को मिल रही थी। 2024 में जहां पहले से एनडीए ने बढ़त बना रखी थी, तो वहीं जो इंडिया अलायंस का वोट शेयर था वो कम नजर आया। तो 2024 चुनाव में मिले वोटों की अगर बात करें तो आरजेडी को 22.14% वोट मिले थे। बीजेपी को 20% लगभग वोट मिला था। जेडीयू की बात कर लीजिए, 15.39% वोट जेडीयू के खाते में, और कांग्रेस को 9.48% वोट मिले थे। इसके साथ ही बात अगर एलजेपी आरवी की हम लोग कर लें तो 6.43% वोट शेयर एलजेपी आरवी का था। अगर गठबंधन वाइज इसे देखा जाए, 2024 के वोट को गठबंधन की तरीके से देखें तो इंडिया को बिहार में 36.51% वोट मिले थे, जबकि एनडीए गठबंधन को 45.47% वोट मिले थे। बड़ी बात है कि एनडीए इन वोट प्रतिशत में मांझी की पार्टी हम और कुशवाहा की पार्टी के वोट नहीं जोड़े गए हैं। मतलब ये कि 2024 में एनडीए को इंडिया से 8.96% अधिक वोट मिले, वो भी जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के वोट को जोड़े बगैर। यानी कि 2024 में एनडीए इंडिया अलायंस पर भारी पड़ा। अब आप जरा 2020 बिहार विधानसभा के नतीजे देख लीजिए। पहले वोट परसेंटेज देखेंगे और फिर सीटों की संख्या। तो आइए सबसे पहले वोट परसेंटेज की बात करते हैं। 2020 में बीजेपी को 19.46% वोट मिले थे, जबकि जेडीयू को 15.39% वोट मिले थे। वहीं आरजेडी की बात करें तो आरजेडी को 23.11% और कांग्रेस को 9.48% वोट मिले थे। अब गठबंधन के हिसाब से देखा जाए, 2020 में वोट परसेंटेज की गठबंधन के हिसाब से बात करें तो एनडीए को उस वक्त 34.85% वोट मिले थे और इंडिया अलायंस को 32.59% वोट मिले थे। अब आप ये समझिए, 2020 में चिराग पासवान एनडीए में नहीं थे, मतलब वो एनडीए का हिस्सा नहीं थे। अगर चिराग पासवान भी साथ होते तो 2020 में एनडीए का वोट परसेंटेज 40.51% हो जाता, क्योंकि तब बीजेपी और जेडीयू को 34.85% वोट मिले थे, जबकि चिराग पासवान की पार्टी का 5.66% वोट जुड़ जाता तो ये 40.51% हो जाता। मतलब ये कि 2020 और 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं, अगर ये पांचों दल एक साथ रहे तो इन्हें हराना बहुत मुश्किल है, या यूं कहें कि फिलहाल नामुमकिन सा ही दिख रहा है। और ये कॉम्बिनेशन बिहार में डेडली कॉम्बिनेशन माना जा रहा है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी और आरएसएस के साथ साथ इंडियन स्टेट से भी लड़ रही है। राहुल गांधी के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी की तुलना अफजल गुरु से कर दी, जिसके बाद वार पलटवार तेज हो गया है। fighting
the BJP, the RSS and the Indian state itself. कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन के मौके पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने देश की सियासत को गरमा दिया है। The BJP, the RSS and the Indian state itself. राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस न सिर्फ बीजेपी और आरएसएस बल्कि इंडियन स्टेट से भी लड़ाई लड़ रही है। That do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. राहुल गांधी के बयान पर तूफान खड़ा हो गया है। जो भारत से लड़े वो भारत में नहीं रह सकता है। अफजल गुरु और इनमें कोई अंतर नहीं बचा। बीजेपी ने राहुल गांधी के इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई वाले बयान पर कड़ा प्रहार किया है। बीजेपी के नेता कहते हैं कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की इस टिप्पणी से कांग्रेस का घिनौना सच सामने आ गया है। राहुल गांधी के बयान पर देश का सियासी माहौल इतना गर्म हो गया कि बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने भी शब्दों की मर्यादा तोड़ दी। ये आदमी जिसका नाम राहुल गांधी है, ये पागल हो चुका है। मानसिक विक्षिप्तता चली गई है और दुर्भाग्य से ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, नेता विपक्ष। इनका सड़कों पे घूमना, खुलेआम घूमना बिल्कुल देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। हद तो तब हो गई जब अपशब्द का जवाब कांग्रेस की ओर से भी अपशब्द बोलकर ही दिया गया। अजय आलोक नाम के व्यक्ति जो अपने आप को भाजपा के प्रवक्ता कहता है, सचमुच वो पागल खाना से भागा हुआ व्यक्ति है जिसको पुलिस खोज रही है और डॉक्टर खोज रहा है। राहुल गांधी के इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई से शुरू हुआ ये विवाद पागल और पागल खाने की चर्चा तक पहुंच गया है। काश कि नेता बोलने के पहले एक बार सोचते कि वे क्या बोल रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप समझिए राहुल गांधी के बयान पर आखिर बवाल क्यों मचा है। राहुल गांधी ने एक विवादित बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस से ही नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से भी कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। मतलब ये कि राहुल गांधी भारत सरकार से भी लड़ने की बात कह रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी ऐसा बयान देकर देश विरोधी ताकतों की भाषा बोल रहे हैं और यही वजह है कि बीजेपी के लोग राहुल गांधी पर इस बयान को लेकर हमलावर हो गए। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इस बयान के मायने भी बताए जा रहे हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर ही करेंगे। बाघ की चहलकदमी से झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक दहशत फैला हुआ है और इस बाघ की कहानी और इसका अब तक का सफर बड़ा दिलचस्प रहा है। छत्तीसगढ़ में बचपन गुजारने और अपने परिवार से अलग होकर ये बाघ लगातार अपने लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश में घूम रहा है। क्या है जंगल में भटक रहे इस बाघ की रोमांचक कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल के बैंगडूबी जंगल में चहलकदमी कर रहा ये बाघ अब तक 3 राज्यों की सीमा पार कर चुका है। सुरक्षित स्थान की तलाश में दहशत बनकर भटक रहे इस बाघ की कहानी काफी दिलचस्प है। छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास नेशनल पार्क से निकले इस बाघ की उम्र 2 साल है। ये बाघ अपने परिवार से अलग होकर जंगल में अपनी अलग दुनिया और पहचान बनाने निकला है। घने जंगल के सेफ एरिया में अपना वर्चस्व जमाने निकला ये बाघ छत्तीसगढ़ से झारखंड और अब झारखंड से पश्चिम बंगाल पहुंच गया है। तो ये बच्चा जब बड़ा हो जाता है अपने जो एक टेरिटरी खोजते हुए बाहर चलता है, जहाँ उसको अच्छा जगह मिल जाता है और जहाँ पे उसको रहने के लिए उसके साथ कोई भी और कंपटीशन नहीं होता है। हालांकि अब तक बाघ की तस्वीर किसी कैमरे में कैद नहीं हुई है। जंगल में भटक रहा बाघ
लगातार अपना ठिकाना बदल रहा है। इसे पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम कड़ी मेहनत कर रही है। और अब आप बाघ की चहलकदमी को समझिए। दरअसल इस बाघ का जो बचपन है वो छत्तीसगढ़ में गुजरा। छत्तीसगढ़, बंगाल होते छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल के होते होते ये बाघ पलामू, जमशेदपुर और चांडिल के साथ साथ दलमा तक अब पहुंच चुका है, जहां बाघ की खोज की जा रही है। अब आप समझिए बाघ के आने जाने का कैसे पता चलता है। तो इसकी जानकारी पग मार्क से मिलती है। जहां से बाघ गुजर रहा होता है वहां पग मार्क मिलते हैं। अब आप ये जानिए कि पग मार्क क्या है। जानवरों के पैरों के निशान को पग मार्क कहा जाता है। तो कैसे इसे पहचाना जाता है, ये भी बड़ा सवाल है। सभी जानवरों का पग मार्क और पद चिन्ह अलग अलग होते हैं। अलग अलग पग मार्क से ही इन जानवरों की पहचान की जाती है कि कौन सा जानवर कहां से गुजरा है। और अगर हम इस बाघ की बात करें तो इसका पग मार्क अब मिला है, जिसके बाद इसकी छानबीन की जा रही है। बढ़ते हैं आगे। इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आईपीएस शिवदीप लांडे का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिवदीप लांडे का इस्तीफा मंजूर किया है। राष्ट्रपति भवन ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना जारी हुई है। शिवदीप लांडे ने 19 सितंबर 2024 को ही इस्तीफा दिया था। शिवदीप लांडे ने निजी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया था। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।